नमस्कार साथियों। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 बज चुके हैं और आपके साथ संवाद करने के लिए, अपने जन आंदोलन को आपके बीच ले जाने के लिए पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की मुख्य आपके हमारे साथ इस विमर्श में मौजूद हैं। स्वागत है आपका वंदना जी। जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी, आज हम आपसे समझेंगे कि जो आंदोलन आप लोग छोटे राज्यों की गठन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल राज्य के गठन के लिए चला रहे हैं, लंबे समय से चला रहे हैं, और उस आंदोलन में लोगों का जुड़ाव, लोगों का लगाव या लोगों की बेरुखी से लेकर के सरोकार और सरकार के बीच की सारी बातें, जितनी बात हो सकेगी उतनी बात आपको बतानी है इस सार्वजनिक पटल के माध्यम से, जिससे हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग को, बुद्धिजीवी तबके को, मीडिया जगत को, टेलीविजन के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और खबरों को बनाने वाले, आज एक बहुत बड़ी बात उठती है कि जनता का पक्ष क्या है, जनता की भावना क्या है, जनता की मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, समग्र विकास, बेरोजगारी, इस पर चर्चा नहीं होती है। किसान की बदहाली पर चर्चा नहीं होती है। उस चर्चा को मेन स्ट्रीम मीडिया तक कैसे लाया जाए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, इस पर हम संवाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब संविधान में व्यवस्था है कि छोटे राज्यों का गठन हो, जब सरकारें कहती हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और बड़े राज्यों को चाहे जो सरकार रही हो, तमाम सरकारों ने, इस वर्तमान सरकार ने भी जम्मू कश्मीर में को 3 भागों में विभाजित किया है। तो आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश, जो पहले भी एक बार उत्तराखंड के रूप में नया प्रदेश है, उसके हर हिस्से से छोटे राज्य के गठन की बात हो रही है। पूर्वांचल काशी में बड़ा आंदोलन इसमें हुआ। समझेंगे आंदोलन को करके उनको प्रेरणा कहां से मिली, दिक्कत कहां आ रही है, और आंदोलन को कैसे जनता के बीच मिला जाके सरकार को जनता के हित पूर्वांचल राज्य निर्माण के पास साथियों ने अपने सुझाव अपना दिया था, उस पर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहला एक महिला, एक गृहिणी होने के बावजूद आप विकास, समग्र विकास के लिए एक बड़ा पूर्वांचल राज्य का जन आंदोलन खड़ा करने में, उस मुहिम में आप शामिल हुई और उस मुहिम में आप एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसकी आपको प्रेरणा कहां से मिली? इस आंदोलन से जुड़ने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? नमस्कार सभी को, नमस्ते जितने लोग हमें सुन रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में ये हम अच्छा समय इसमें देने वाले हैं, तो और बहुत लोग जुड़ेंगे। सभी को पूर्व में ही नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूर्वांचल की मांग कब से चल रही है, कब से ये मांगा जा रहा है। 1962 में गाजीपुर से सांसद हुआ करते थे विश्वनाथ गहमरी जी। उन्होंने लोकसभा में कहा था कि पूर्वांचल इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां के लोग गोबर में से अनाज बीन करके, धो करके खाते हैं। नेहरू जी लिटरली आंसू से रोए थे उसमें। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अपने भारत में अभी भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि वो गेहूं में से गोबर में से गेहूं बीन करके और अन्य अनाज बीन करके, धो करके खाते हैं। इसके लिए उन्होंने पटेल आयोग बनाया, और पटेल आयोग के 32वें पेज नंबर पर ये उसी समय कह दिया गया था कि पूर्वांचल इतना पिछड़ा हुआ है और इतनी ज्यादा आबादी है कि अगर उसको अलग राज्य नहीं बनाया गया तो उसका विकास संभव नहीं है।
ये बात है सन 1962 की। आज 2020 है, 58 साल हो गए, आधा से ज्यादा सदी बीत गई इस बात को। लेकिन पूर्वांचल जहाँ का तहाँ है। पटेल आयोग उसी समय बना, उसने सजेशंस दिए और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद रह रह करके पूर्वांचल की बातें उठती रही, कई लोगों ने उठाई। लेकिन आश्चर्य इस बात पे होता है कि आज तक किसी ने इतनी मजबूती से अपनी बात को नहीं उठाया, जिसके अपनी आवाज को लेकर, अपनी मांग को लेकर के गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी मांग को दर्ज करा सके। आपकी मांग तभी कंसीडर की जाएगी, आपके बारे में तभी विचार किया जाएगा जब आपकी मांग उनके पास दर्ज हो, उनकी जुबानी। वो भले एक लाइन में ही क्यों ना हो, लेकिन लिखा होना चाहिए। हवा में की हुई बातों का क्या है, कहाँ की कहाँ तैर कर गई। इसके लिए हमें अपनी मांगों को वहां दर्ज करना जरूरी है। तो मैं तो यही आश्चर्य करती हूँ कि जितने लोग ये दावा करते हैं कि पूर्वांचल के लिए हमने भी लड़ाई की, हमने भी मांग की, तो कहाँ है आपकी मांग, कहाँ दर्ज हैं आप? अभी जब हम लोगों ने अपना अनशन शुरू किया था तब पता चला कि कोई मांग ही नहीं दर्ज थी। पहली बार पीआरजे पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन अपनी मांग को लेकर दर्ज हुआ। ये तो बात हुई मांग को लेकर के, सबके मांग को ले, कब से जो है कौन कौन मांग कर रहा है। दूसरी बात रही कि पूर्वांचल की मांग हो क्यों रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूर्वांचल किसी भी संसाधन में किसी का भी मोहताज नहीं है, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो मानव संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, हर चीज में पूर्वांचल परिपूर्ण है। अगर हम कंपेयर करें तो हम ना तो बुंदेलखंड की तरह चट्टानी हैं, ना हम राजस्थान की तरह रेगिस्तानी हैं, ना हम कश्मीर की तरह खतरनाक हैं, ना हम उत्तराखंड की तरह दुर्गम हैं, और ना ही हम छत्तीसगढ़ और झारखंड की तरह नक्सली हैं। कोई चैलेंज हमारे सामने नहीं है, वो चाहे फिजिकल हो चाहे मैनुअल हो। इसके विपरीत हमारे पास तराई की भूमि है, खेती, बहुत अच्छी जमीन है हमारे पास। हमारे पास 12 मासी नदियां हैं, पानी की हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैन पावर तो हमारे पास बहुत है, वो चाहे स्किल्ड लेबर हो और चाहे नॉन स्किल्ड लेबर हो, दोनों ही हमारे पास है प्रचुर मात्रा में। उससे भी बड़ी बात कि यूपी की 66% बिजली का उत्पादन भी हम ही करते हैं, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, जो एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है डेवलपमेंट की। तो बिजली का उत्पादन भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, हम दूसरों को दे रहे हैं। साथ ही हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन भी है। काशी हमारे पास है, अयोध्या हमारे पास है, प्रयागराज हमारे पास है, कुशीनगर हमारे पास है, सारनाथ हमारे पास है। अगर हमें सिस्टम दे दिया जाए तो जाहिर है कि शायद हम पर्यटन से ही बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। लोग ये कहते हैं कि आप तो ऑलरेडी बदहाल हैं, वो कहते हैं कि आप बदहाल हैं, और उनका ये भी कहना है कि आप अलग कर दिए जाएंगे तो और बदहाल हो जाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आती कि जहां हम मानव संसाधन में, प्राकृतिक संसाधन में परिपूर्ण है, वहां हम क्यों बदहाल हैं। साथ ही मैं राजनीतिक भागीदारी की भी बात जरूर कह दूं यहाँ पर। पूर्वांचल ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं और 10-10 मुख्यमंत्री दिए हैं। राजनीतिक भागीदारी भी इसने बढ़ चढ़ कर निभाई है, उसके बावजूद आज पिछड़ा हुआ है। तो आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों और कहाँ चूक हुई। आप खुद देखें कि 30 करोड़ आबादी का अमेरिका, 50, वहां 50 राज्य है, 32 करोड़ की आबादी पर अमेरिका में 50 राज्य हैं, और हिंदुस्तान में 130 करोड़ आबादी पर 29 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जब से ये उसका पुनर्गठन हुआ है कश्मीर। तो ऐसे में बात ये आती है कि ये तो जनसंख्या के आधार पर सरकार को लेकर राज्यों का गठन कर, लेकिन भारत एक विकासशील देश है, इसके भी संसाधन सीमित है। तो ऐसे में
बात उठती है मांग की, जो जितना बढ़ चढ़ कर मांग लेगा उसे पहले मिल जाएगा। आज देश में कम से कम 10 राज्यों की मांग चल रही है। 2000 में ही झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बन गए थे। क्या वो हमसे ज्यादा एलिजिबल थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ज्यादा एलिजिबल थे। पूर्वांचल बनना पहले जरूरी था, लेकिन दिक्कत ये आ जाती है, हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, अपने नेतागढ़ पर विश्वास कर लेते हैं। हाँ, अब की इनको जिता दो और ये जाकर के राज्य बना देंगे, या विकास कर देंगे, या हमें सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे। अच्छा, अब की बार उनको, अब की बार उनको, और हर बार इस भावना को, इस मासूम भावना को, पूर्वांचल की मासूम भावना को हर नेताओं ने केवल और केवल भुनाया है। यहाँ तक कि लोगों ने पूर्वांचल की जी गठन की, मतलब मुद्दे की राजनीति की है। उन्हें पूर्वांचल बनने से मतलब नहीं था, उनको स्वयं को बनाना था, अपने व्यक्तित्व को बनाना था। लिहाजा वो, जी उनका जब व्यक्तित्व बना तो वो निकल गए। तो जी ऐसे में आप ये देखें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी पूरी दुनिया ने मजदूरों के पलायन का मंजर देखा है, शर्मनाक मंजर देखा है। पैदल भागे हैं लोग। मैं पूछती हूँ, गए क्यों थे? जाना ही क्यों पड़ा? अगर आज यहाँ पर रोजगार होते तो हमारा स्किल लेबर या अनस्किल लेबर, उसे जरूरत ही क्या है अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जा करके कमाने की। और कमाई क्या हो रही है? मात्र 2 टाइम की रोटी। लॉकडाउन हुआ और 2-3 दिन में लोग भूखों मरने लगे और घर की तरफ चल दिए। मतलब कि उनका कोई बचत नहीं है। अब वो घर भी छोड़ रहे हैं, अपनी खेती, जो भी छोटी मोटी खेती है वो भी छोड़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब बचत नहीं है, कोई भावनात्मक सुरक्षा नहीं है, आर्थिक सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, सांस्कृतिक सुरक्षा भी नहीं है। मेरी दिल्ली में किसी से मुलाकात हुई थी, वो नोएडा में रहते हैं, तो उसको उत्तर प्रदेश ही कहा जाएगा। वो भी चाह रहे थे कि पूर्वांचल बन जाए। मैंने कहा क्यों? आप तो हैं उत्तर प्रदेश में ही, आप कौन सा महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात, हरियाणा में है? उनका कहना था, मैम ये यहाँ के लोग कहते हैं आ गए हो, ठीक है, कमाओ खाओ और चुप मार के बैठे रहो। क्या? हमने कहा आप ये बात कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा हम लोग चाहते थे कि रामलीला करें, और वहां के स्थानीय लोगों ने मना कर दिया कि आ गए हो बस कमा खा लो और कुछ नहीं करने देंगे। ये अपने ही प्रदेश की बात है। और आज तक 73 साल हो गए, जो मुख्यमंत्री यूपी में, जो भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री नड्डा का भी था और एक तरफ बलिया का भी था। इसी प्रदेश के एक तरफ नोएडा का है और गाजीपुर और सोनभद्र जैसी जगह है। तो ये क्यों दो आंख की गई? जरूर कहीं ना कहीं पार्शलिटी हुई है। इसे सीढ़ी बना करके, लखनऊ की सीढ़ी पहले बनाई गई है, और जब पहला उद्देश्य होता है कि लखनऊ पहुंच जाए, और जब वहां पहुंच गए तो फिर उद्देश्य बदल जाता है कि अब थोड़ा सा हम दिल्ली भी हो लें, जब रास्ता पकड़ लिए हैं तो। रही बात जो आपने एक पूछी कि कब से कैसे प्रेरणा मिली और कैसे बातें बढ़ी आगे, तो पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन 20 सितंबर 2013 से लगातार प्रयासरत है। और बड़ी ही रोचक ये है, इंसिडेंट है इसका कि कैसे ये शुरू हुआ। कोई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुज राही हिंदुस्तानी जी, वो गृहनगर से दूसरे शहर में प्राइवेट जॉब में थे, और वीकेंड्स में वो घर आते थे। रास्ता बहुत खराब होता था। आते जाते उनका ध्यान गया कि आखिर ये सड़कें, देश आजाद हुए इतने दिन हो गए, आखिर ये सड़कें कब बनेंगी, कौन बनवाएगा? अगर हम ध्यान दें तो प्रशासन का जो अमला तमला होता है वो हर जगह है। इंजीनियर्स हर शहर में है, डीएम हर जगह है, कलेक्टर हर मंडल में है। तो जब अमले तमले की कोई दिक्कत नहीं है और नेतागढ़ की भी कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर बदहाल है तो फिर गड़बड़ी कहाँ है, मिसिंग क्या है? तो फिर ले दे के बात ये आई कि कोई देखने वाला नहीं है।
कि कोई वॉच करे, जी कोई समीक्षा करे जी इसमें। जी बहुत जी जी। अब हाँ आप हाँ देखिए, बोलिए। आपने जो अभी तक बात रखी उससे कुछ जी साथी जी। जुड़े हुए हैं। आपके पास आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी अपनी टिप्पणी की है। हाँ सबसे हाँ। पहले सिंह जी जुड़े थे। उन्होंने आपकी बात को मजबूती देते हुए आप जन आंदोलन से एक तरह से जन भावना का जो जुड़ाव वो प्रदर्शित करते हुए, देखिए लिखा स्क्रीन पर दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन के समय में मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद बलवंत जी। इस तरह की सकारात्मक टिप्पणियां जन आंदोलन के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको बहुत बल देती है। और अगर आप इसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं तो आपको इस जन आंदोलन से सक्रिय भागीदारी के रूप में जुड़ना जुड़ना चाहिए। आपको वंदना जी से, संगठन के लोगों से करना चाहिए। आप जिस भी भूभाग में हो उत्तर प्रदेश के, वहां पर इस छोटे राज्यों के गठन का आंदोलन आपको, अगर आपको लगा, तभी आपने टिप्पणी की, टिप्पणी किया है और देखिए स्क्रीन पर आ गया है। आपके लिए उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा बोल रही है, निसंदेह अजय जी अच्छा बोल रही हैं। और अच्छा, एक जो अच्छा। प्रभावी वक्ता होता है वो प्रभावी वक्ता तभी हो पाता है जब चीजों को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लेता है, समझ लेता है और उससे उसका मानसिक और हृदय से जुड़ाव होता है। तभी उसकी प्रस्तुति वो अपने आवाज में, अपने मुखारबिन से कर सकता है। तो इस पूर्वांचल राज्य के गठन से आत्मिक रूप से जुड़े हुए लोग ही इसकी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। और क्या लंबी लड़ाई पीआरजे ने लड़ी, वो भी अभी आगे अगले मैं सवाल पूछूंगी तो वंदना जी बताएंगी। और विस्तृत रूप से पूरा आप बताइएगा, क्योंकि जन आंदोलनों के बारे में अभी पिछला जब हमने डाला तो उसमें कुछ कमेंट्स आए साथियों के कि जनता को नहीं जोड़ पाए। तो जनता को भी अच्छे आंदोलनों से जुड़ने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन आपका है, आपके लिए है। तो कोई आपको अपने घर की, जैसे लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होता है, उस तरह घर घर न्योता नहीं देना जाएगा। एक सार्वजनिक काम है, राष्ट्र का काम है, राज्य के निर्माण का, समग्र विकास का काम है। तो पीआरजे अगर अच्छा काम कर रहा है, जिसने भी देखा उसको पहुंच करके कहना चाहिए था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा और एक सफर को बनाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए बलवंत सिंह जी ने लिखा, आपकी जो बात है उसी को आगे बढ़ाते हुए, बदहाल सरकारों ने अपने फायदे के लिए बना रखा है पूर्वांचल को। मतलब जो ये पूर्वांचल बदहाल बना है, सरकारों के जो मनमाना रवैया था, उसके बाद अजय जी ने अपनी टिप्पणी लिखी आपके लिए कि आप प्रेरणा के स्रोत है। धन्यवाद अजय जी। निश्चित रूप से जो करेगा, जो अच्छा काम करेगा, वो प्रेरणा का स्रोत होगा ही। अब सबसे अभी जो आखिरी टिप्पणी आई थी, और मुझे लगता है संगठन के आपके लोग जो देख रहे होंगे या हमारे साथी देख रहे होंगे, मित्र देख रहे होंगे, मीडिया, खासकर जो मीडिया जगत के लोग जो इसको देखेंगे, इस टिप्पणी को देख करके, एक जैसे वंदना जी ने बताया कि वो सर्विस में थे तो आते जाते उन्होंने उस दुख को महसूस किया। तो उसी वो दर्द एक होता है जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो दिल से, वो उन्होंने मुझे लगता है कि अपनी एक टिप्पणी में किया कि पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास है तो पृथक पूर्वांचल राज्य गठन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। हमें तमाम भ्रांतियों से बाहर निकल के गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड राज्यों के गठन से सबक ले इस आंदोलन को फलीभूत करना होगा। निश्चित रूप से अनुज भाई, चूंकि आप संगठन कर रहे हैं और संगठन में मैंने तो देखिए मैंने पढ़ा है आपको, आप मित्र हैं सार्वजनिक पटल के, आपके जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आपके सूचनाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज, आपके संघर्षों से हम लोग रूबरू होते रहे हैं। लेकिन इसको व्यापक रूप कैसे दिया जाए, उसकी एक रणनीति हम लोगों ने बनाई। इसीलिए जन आंदोलनों को, जन सरोकारों को बड़ा रूप दे करके मेन स्ट्रीम का ध्यान दिलाना और उनको आपके विमर्श पर बात करने के लिए हमको विवश करना है और सरकारों को इंगित करना है कि आप जनता के हैं, जनता ने चुना है, ये जनता की भावना है। तो पूर्वांचल बनना चाहिए, बुंदेलखंड बनना चाहिए, हरित प्रदेश बनना चाहिए, मध्यांचल, अवध या जो भी 10 राज्यों की मांग देश में हो रही है, आप पुनर्गठन आयोग का
गठन करिए, क्षेत्रीय लोगों से राय लीजिए, भाषा, लोक भाषा, संस्कृत, भौगोलिक स्थिति सबको ध्यान में रखते हुए निकालिए। अब देखिए अजय जी ने एक टिप्पणी किया है और उसके बाद आपको जोड़ो, विद्रोही जी आपने प्लेटफॉर्म देके 24 करोड़ लोगों पर एहसान किया। नहीं अजय भाई, देखिए इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये कर्तव्य है, ये हमारे सारे लोगों का कर्तव्य है कि हम जो कर सकें उसमें आकर के जन आंदोलन में हम भागीदारी करें। तो चूंकि हम लिखने पढ़ने वाले हैं, पत्रकार जगत से हैं, टीवी में डिबेट्स में भाग लेते हैं, सारे वहां लोग मिल रहे हैं, तो एक ये रहा कि हम कैसे आंदोलन को, इस जन आंदोलन को, पूर्वांचल राज्य के मूवमेंट को, छोटे राज्यों के गठन को स्वर दे सकते हैं। तो उसका एक रास्ता निकला कि हम कम से कम एक संवाद कायम करें, जो भी संगठन मजबूती से और सही तरीके से काम कर रहे हैं उनसे विमर्श करें और उस विमर्श को बड़े स्तर पर ले जाकर के खड़ा करें और एक मजबूत सशक्त जो आवाज होती है प्रेस के माध्यम से, आपकी आवाज को प्रेस के माध्यम से और सशक्त बनाएं। तो वंदना जी, अब सीधे वंदना जी के पास चलते हैं, आंदोलन की बात को समझते हैं। जैसा कि आंदोलन गहमरी जी से शुरू हुआ, बीच में बहुत पड़ाव हुआ। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी मऊनाथ भंजन के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने डेवलपमेंट का काम खूब कराया, बहुत बेलौस नेता थे, बहुत लोकप्रिय नेता थे। मऊ से लेकर के दिल्ली तक उनकी अपनी एक अलग छवि, अलग पकड़ थी। साथ में हरकेवल जी भी थे सलेमपुर के, और तमाम लोग थे। लेकिन स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी और हरकेवल जी की मृत्यु के बाद वो जो आंदोलन चलाते थे वो आंदोलन बिखर गया, टूट गया, ठहर गया। उस आंदोलन से जुड़े लोग, जो लोग माइक पहन करके, कुर्ता पहन करके बड़े नेता बने रहते थे, वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल में जाकर के शरण लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकने लगे और पीआरजे ने उस आंदोलन को थामा, बुंदेलखंड में थामा, हर प्रदेश का भी आंदोलन सुस्त पड़ा है। वहां कोशिश हो रही है कि दोबारा राष्ट्रीय लोक दल उस आंदोलन को खड़ा करे। लेकिन बात केवल अभी पूर्वांचल की होगी आपसे, क्योंकि आप पूर्वांचल का आंदोलन चला रही हैं। जो पहले आंदोलन टूट गया, बिखर गया, उसके नेता जो है राजनीतिक दलों की गोद में जाके बैठ गए, तो क्या जनता आपसे सवाल नहीं करती है कि आप इस पूर्वांचल के आंदोलन को आप भी उठा रही हैं, मांग को उठा रही हैं, आप भी लेंगी? क्या इस सवाल पड़ा है तो आपने जी जी वंदना जी। हाँ, पहली बात तो मैं ये बता दूं अरविंद जी कि किसी भी आंदोलन में, और साथ ही इस पूर्वांचल राज्य के आंदोलन में भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हुई है। ठीक है, कुछ लोग का कहना है कि भागीदारी कम है, भागीदारी कम है, लेकिन जितने लोगों की है वो अपने आप में एक नेतृत्व है, एक सफल नेतृत्व है। जब हम लोगों ने इसमें मीडिया के लिए मैं बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पूर्वांचल की मांग को लोग जान रहे हैं कि इसकी मांग वहां की जा रही है, वो चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, जगह जगह लोग अब जानने लगे हैं कि पूर्वांचल की मांग बहुत ही ऊंची आवाज के साथ उठ रही है। रही बात आंदोलन कैसे धीरे धीरे पहुंचा, कैसे बढ़ा यहाँ तक कि आज लोग इसको जान रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अनुज राय हिंदुस्तानी जी हर वीकेंड पर अपने घर आते जाते थे। ऐसे में सड़कों की बदहाल हालत पर उनका ध्यान गया कि कौन देखेगा। तब उन्हें ऐसा लगा कि इकाई छोटी होनी चाहिए। देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय फार्मूला है, इंटरनेशनल फार्मूला है कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 लोगों को गवर्न कर सकता है। अगर एक व्यक्ति के अंडर में हम 3 से 5 आदमी को रखेंगे तो वो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देंगे, उसकी एग्जामिनिंग अच्छी से होगी, उसका असेसमेंट अच्छे से होगा। यही मेन समस्या है। यहाँ एक एक व्यक्ति पर कई कई लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि जो आपके इमीडिएट सबऑर्डिनेट होते हैं,
जो एक संरचना होती है प्रशासन की, बलवंत सिंह जी कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आएगी, जरूर आएगी। जी जी जी। एक जो ये कहते हैं कि जो आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, तुरंत आपके बाद, उसको चाहिए कि वो डेली आपको रिपोर्टिंग दे। उत्तर प्रदेश में 19 कमिश्नरी है। आप हमें ये बताइए कितने कमिश्नर डेली अपने सचिव को रिपोर्टिंग देते होंगे? संभव कि एक सचिव डेली 19 कमिश्नरों की रिपोर्टिंग ले और फिर उन्हें निर्देश दे और फिर उसकी असेसमेंट करे कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ। तो हमें तो सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मूला है या इंटरनेशनली जो है वो मान्य फॉर्मूला है कि एक व्यक्ति के अंदर 3 से 5 व्यक्ति बखूबी काम कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूले के तहत भी चल रहे हैं कि अगर एक होगी तो अंदर की अपने अधिकारियों दिल्ली से भी आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, महिला कल्याण विभाग के आते हैं, बाल विकास के जो, आप बताइए कितने लोग हैं, कितने नेतागण हैं, कितने समाज सेवी आपके बलिया से जो सक्षम है कि जा करके लखनऊ में 3-3, 4-4 दिन रह सकें और बात करके अपने क्षेत्र के लिए काम को ला सके। ये संभव नहीं है। अगर इकाई छोटी होती है तो ये काम आसान हो जाता है। धीरे धीरे फेसबुक पर जब हम लोगों ने सबका समर्थन लेना शुरू किया, सोशल मीडिया की कितने लोग जो है इस समर्थन में हैं कि पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, तो जो राज्य की भूमिका को या राज्य की जरूरतों को समझने वाले लोग हैं, उसमें से 98% लोगों का ये कहना है कि पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। जो इसकी जरूरतों से, इसकी भूमिका से, इसकी महत्ता से साबका नहीं रखते, जो इसकी महत्ता को नहीं समझते, वो तो कहेंगे ही कि हाँ नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो समझ रहे हैं छोटे राज्यों की भूमिका को, वो 98% लोग इसमें समर्थन करते हैं पूर्वांचल के कि नहीं, पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। मुझे लगता है जो 2% लोग विरोध करते हैं वो शायद जबानी विरोध करते हैं, सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हैं, वो किसी न किसी ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो कि छोटे राज्यों की खिलाफत करते हैं। लेकिन अगर उनके दिल से पूछिएगा और दिमाग से पूछिएगा तो निश्चित रूप से वो भी आपके पक्ष में आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल की 100% जनता ये चाहती है कि पूर्वांचल राज्य बने। लेकिन अब ये होता है कि बने कैसे? हमें तो केवल मांगना है, बनाना तो है नहीं। ये तो केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। और आज का जो आप देखें कि चलन है, जैसे आप एक एप्लीकेशन लिख करके तो राज्य बनवा नहीं सकते हैं। एक एप्लीकेशन पर तो मोहल्ले और कॉलोनी का सीवर नहीं बनता, सड़क नहीं बनती, पोल का बल्ब नहीं बदलता, तो राज्य कैसे बन जाएगा? तो निश्चित रूप से आपको आक्रामक होकर के मांगना होगा। लेटरबाजी से राज्य नहीं बनेगा। अगर इतना आसान होता तो अब तक बन गया होता, सबने बनवा लिया होता। बहुत बहुत बहुत। अच्छा देखिए, बलवंत जी ने लिखा है कि आंदोलन में टीम वर्क बहुत जरूरी है। जी देखिए, आंदोलन में टीम लोगों को बांधे रखे और लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित करे। बहुत सही सुझाव है बलवंत जी। और देखिए, अभी तो अजय जी ने एक और कमेंट लिखा है, लेकिन उसके पहले अजय जी कह ही चुके हैं कि वंदना जी उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और वंदना जी खुद बता रही हैं कि अनुज राही जी ने सबको जोड़ा तो बांधे रखने का काम किया प्रेरणा। और अनुज राही जी को प्रेरणा कैसे मिली कि वो यात्रा करते थे तो उन्होंने जो यात्रा में नागरिक को कष्ट होता उसको महसूस किया। तो देखिए, ये सबसे पहली बात है, बड़ी बात, कि महसूस करने की बात है कि आप अपने दुख से, खुद के दुख से, नागरिक के समस्याओं के दुख से जुड़ पा रहे हैं और जुड़ ले रहे हैं तो संवैधानिक रास्ता निकाल पाने के सोच रहे हैं और सोच ले रहे हैं तो उस रास्ते पर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। तो पहला कदम जब उठा लिया किसी ने, अनुज राही जी ने उठा लिया, तो उनके साथ चलने के लिए राजेश पांडे भी मिल गए,
वंदना जी भी मिल गई, अजय जी भी मिल गए, बलवंत जी आप भी तैयार हैं। और देखिए अवधेश पांडे जी हैं, अवधेश पांडे जी मनकापुर गोंडा के हैं और बहुत इंजीनियर हैं और नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में अपनी नौकरी भी करते हैं और बहुत अच्छा एक कार्तिकेय शिक्षा निकेतन चलाते हैं जहां बच्चों की पढ़ाई होती है, फ्री होती है। और अवधि साहित्य, अवधि अवध क्षेत्र जितना है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। हर शनिवार को 4 बजे अवधेश पांडे जी से हमारी अवध क्षेत्र पर वार्ता होती है। अवध क्षेत्र में रोजगार कैसे सृजन होगा, क्या समस्या है, क्या है, वो सारी चीज पर चर्चा होती है। बात तो सारी जगह की होती है, लेकिन जैसे आपसे पूर्वांचल की बात वैसे उनसे अवध की बात। तो अवधेश भाई आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और कभी ऐसा भी अब समय हम लोग कुछ दिन बाद बनाएंगे, हफ्ता 15 दिन बाद, कि सब लोग आप हुए, वंदना जी हुई, बुंदेलखंड से जो लोग जुड़ रहे हैं, हरित प्रदेश के सारे लोग, 4-5 लोगों को एक साथ बैठा करके बात हो और एक इन आंदोलन को लगातार जो जहां गति देना चाहे उसको हम बैठ करके कैसे मीडिया पर्सन कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उस पर रणनीति बढ़े। जी बलवंत सिंह जी, आपका जो सवाल है, देखिए ये सवाल मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ भी रही होंगी। आक्रामकता नहीं हो, आंदोलन करो, लेकिन शांतिपूर्ण पेपर का फॉलो भी करें। और सबसे बड़ी बात, जनता को समझ आना चाहिए कि छोटे राज्यों के गठन से उनकी प्रत्यय कैसे बदलते हैं। बलवंत भाई देखिए, अब मैं अगला प्रश्न जो पूछने जा रहा था वो अभी उत्तर देंगी और आपको समझ में आएगा कि पीआरजे का पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के लिए क्या काम है। वंदना जी कृपया सारे साथियों को, बलवंत जी सबको बताइए कि पीआरजे ने कितने घंटे का लगातार आमरण अनशन किया। मुझे है जानकारी कि आपने लंबा आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, गिरफ्तारियां हुई, जेल जाना पड़ा जनता से, और लेकिन कहीं से भी आक्रामकता या इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जो मिथ्या आरोप राजनीतिक आंदोलनकारियों पर लगते हैं उसकी बात जाने दें। तो जनता ने, मीडिया ने, सारे लोगों ने ये माना कि आपका आंदोलन सत्याग्रही के रूप में था, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप। वंदना जी। बिल्कुल, जैसा मैं बता रही थी अरविंद जी कि अगर केवल पेपर वर्क से राज्य गठन होना होता तो अब तक हो गया होता, क्योंकि इसमें एक से एक माहिर लोग इस आजमा चुके हैं इस विधा को। और आप अगर ये देखिए कि देश आजाद हुआ उसके बाद जितने भी राज्य बने हैं वो केवल और केवल आंदोलन से ही बने हैं, यहाँ तक कि खूनी आंदोलन से बने हैं। हम तो अभी तक अहिंसक रहे हैं, हम केवल संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन करते आ रहे हैं। तो जब ये बातें आई कि थोड़ा सा बढ़ चढ़ के मांग करनी पड़ेगी, तो इसके तहत फिर हम लोगों ने अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए अब तक हम लोगों ने 14 रेल रोको आंदोलन किए हैं, 4 अनशन किए हम लोगों ने। सबसे पहला अनशन हम लोगों ने गहमर गाजीपुर में किया था, उसके बाद फिर बनारस में ही वर्णा नदी के किनारे शास्त्री घाट पर 5 दिन का अनशन हुआ था, फिर बनारस में ही 10 दिन का अनशन हुआ था, और फिर 2019 के इलेक्शन के पहले हम लोगों ने अपनी मांग को और मजबूती देने के लिए आमरण अनशन शुरू किया था, जिसमें 22 दिन मैं थी अनशन पर, और साथ में अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी बीच बीच में सहयोग स्वरूप, अपनी भागीदारी स्वरूप, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 1 दिन का, जिसका जो सामर्थ्य था और जिसका स्वास्थ्य जैसी गवाही दे रहा था, उन लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें 22 दिन मैं थी अनशन और 50 दिन का अनशन अनुज राही हिंदुस्तानी जी ने किया था। अब इससे बढ़कर आदमी और क्या सैक्रिफाइस कर सकता है, जहां की 8 करोड़ जनता की विकास और उनकी बेहतरी की बात हो। अगर हम, और इसके साथ ही साथ हम लोग जन प्रचार, प्रसार, सभा, सब कुछ करते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका इसमें सोशल मीडिया ने भी निभाई, और सबसे ज्यादा योगदान तो मैं अनुज राही हिंदुस्तानी जी का कहूंगी कि जिन्होंने इसकी प्राप्ति के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी।
ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि आदमी जहां संघर्ष करने के बाद, बहुत ही पढ़ाई लिखाई के बाद जब एक अपने आप को जब सेफ कर लेता है तो फिर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। और ऐसे में अगर आप एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और आपको ये लग रहा है कि अब यहाँ की बेहतरी का केवल और केवल यही एक माध्यम बचा है, और ऐसे में अगर आप एक अच्छी खासी नौकरी अपनी स्वाहा कर देते हैं, तो इससे बढ़कर और सेक्रीफाइस क्या चाहिए। दूसरी बात, हमारे एक भाई पूछ रहे थे कि इन्होंने लोगों को नहीं जोड़ा। क्या हाँ, आपको वो ऐसा पिछले लगता है कि पिछले हम कमेंट लोग, में जी। हाँ, क्या ऐसा लगता है कि जो नाम ही है जन आंदोलन, वहां हम किसी को नहीं जोड़ेंगे? एक एक व्यक्ति को जोड़े, एक एक व्यक्ति से कहे, हर संगठन से मिले, लेकिन बात वही आती है कि इस बदहाल पूर्वांचल में मिडिल क्लास के अपने इतने चैलेंजेस हैं कि वो उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे जैसे आंदोलन अपने उद्देश्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम थाना कचहरी मुकदमे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग फिर अपने जी आप को सेफ जोन में रह करके भागीदारी निभाते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ लोग नहीं हैं, हैं, लेकिन वो सेफ जोन में रह करके अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, जी वो आक्रामक नहीं हो पाते हैं। रही बात जी। आंदोलन की, तो 2016 में एक बहुत बड़ी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से। भाजपा वैसे भी छोटे राज्यों की रही है, पक्षधर रही है, और 2014 के अपने उसमें उसने कहा है कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से मांग के लिए किए गए धरना प्रदर्शन के भी पक्षधर हैं। इसी के तहत 2016 में छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर रायपुर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि राज्य गठन के लिए तेलंगाना जैसे खूनी संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। नहीं अर्थात संघर्ष चाहिए, लेकिन खूनी संघर्ष नहीं चाहिए। नहीं। और उन्होंने इनडायरेक्टली एक तरह से ये भी संदेश दिया कि राज्य गठन के लिए, उन्होंने राज्य गठन का विरोध नहीं किया, उन्होंने संघर्ष का विरोध भी नहीं किया, बस खूनी संघर्ष नहीं होना चाहिए। और जैसा कि वो हर मुद्दे पे, चाहे वो उज्ज्वला हो चाहे शौचालय हो, वो हर मुद्दे पर यही कहते आए हैं कि हर चीज को आप जन आंदोलन बना लीजिए, लोग एकजुट हो जाइए किसी भी मांग को लेकर के, ताकि फिर आपकी बातों पर विचार किया जा सके। किया जाए। तो जी ऐसे जी में हम यही देखिए। उम्मीद करते हैं। हाँ जी जी, रिंकी, मैं बोलिए सुन रही वंदना हूँ जी, आप। बोलिए। हाँ हाँ। तो अब ये बात आती है कि अभी एक जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति हम लोगों ने झेली है मजदूरों के पलायन की। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मजदूर पूर्वांचल के ही थे, या तो पूर्वांचल के थे, या तो बिहार के थे, या तो वेस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा के थे, अर्थात पूर्वी भारत के थे। तो हमारी जो मांग है कि आप पूर्वांचल को पूर्वी भारत का हब बना दीजिए। तो अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगती है, यहाँ व्यापार बढ़ता है, तो जी जी निश्चित जी। रूप से उस व्यापार को, उस उद्योग को पूर्वी भारत के 35 करोड़ जनसंख्या का बाजार मिलेगा। जी वो इस जैसे जी कि यहाँ का हब उधर महाराष्ट्र और गुजरात हो गया है, भारत, शेष भारत का, उसी तरह पूर्वी भारत का हब आपका पूर्वांचल हो जाएगा। आज यहाँ जी। का 1 करोड़ युवा अन्य राज्यों में जा करके रोजगार करने के लिए मजबूर है, वो शौक से नहीं जाता है, वो मजबूरी वश अपना परिवार छोड़ता है, अपना घर छोड़ता है, अपनी थोड़ी बहुत खेती छोड़ता है और दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी करता है। सीधे सीधे हमारे 1 करोड़ मानव श्रम की हानि हो रही है। अगर आज यहाँ रोजगार उपलब्ध होते तो वो 1 करोड़ युवा श्रम अपने पूर्वांचल में कार्य कर रहा होता और उसका आउटपुट कहीं ना कहीं पूर्वांचल को बेहतर बना रहा होता। और पूर्वांचल की बेहतरी निश्चित रूप से
देश की बेहतरी में भी भागीदार है। जब आपका राज्य बिल्कुल विकसित होगा, बिल्कुल आपके एक एक क्षेत्र विकसित होंगे, तभी देश विकसित होगा। ये बहुत ही जी बेईमानी है बिल्कुल सोचना कि हमारा देश विकसित हो जाए और हमारा एक बिल्कुल अंग बिल्कुल एकदम पिछड़ा रहे। ये कैसे संभव है कि आप अगर कहीं से भी बीमार हैं थोड़ा सा भी, तो आप अपने आप को कैसे स्वस्थ कह सकते हैं? उसके लिए जी आपको संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो जी ऐसे जी में देश के एक एक क्षेत्र का वो जरूरी है। आज क्या है, आप अगर देख लीजिए, गांव के गांव में ताले लगे हुए हैं पूर्वांचल के। जी दो लोग इस पेंडेमिक में, जबकि योगी जी ने इतना कहा कि मैं सबको रोजगार मुहैया कराऊंगा, मैं 50 लाख मजदूरों को रोजगार दूंगा, बावजूद इसके मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं। अगर ये जी संभावना थी, 50 लाख नौकरी यहाँ पे थी, तो वो मजदूर बाहर गए ही क्यों थे? किस बात का इंतजार था कि कुछ हो तब हम करेंगे? ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। किसे नहीं मालूम कि यहाँ पे रोजगार नहीं है? और आज अगर जो मैं कह रही थी कि गांव के गांव में ताला बंद है, एक लड़का 14-15 साल का अपने परिवार में, गांव में अगर देख लीजिए, या पिछड़ी पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, वो 14-15 साल का होते होते सोचने लगता है कि अब हमको मुंबई जाना है कि सूरत जाना है कि पंजाब जाना है कि हरियाणा जाना है। वो यहाँ के बारे में तो सोचते ही नहीं है। जी अच्छी शिक्षा, बिल्कुल। देखिए अच्छा रोजगार और अच्छा वंदना जी, इलाज। ये 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 जो आप यहाँ से श्रमिकों के, युवाओं के, किशोरों के पलायनवादी मानसिकता को आपने बताया, इसके पीछे मूल में क्या है? इसके पीछे मूल में ये है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई योजना ही नहीं बनी। पहले बिल्कुल कुछ नहीं जो किया गया, मिलें बनी, जो मिलें बनी वो बंद बंद हो हो गई, गई, जो आपके कालीन बंद हो गई। कारखाने थे वो बंद हो गए। जो आप बिल्कुल जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे, आपने पहले जिक्र किया था, पानी खूब है, नदियां खूब है, नदी आधारित जो रोजगार थे वो आपने पनपने नहीं दिया। अभी देखिए, जैसे उसमें अभी बलवंत सिंह जी आपकी बात से सहमत होकर के फिर उन्होंने आक्रामकता पर कहा कि लोग करने। देखिए बलवंत भाई, आंदोलन की साफ साफ जो रूपरेखा होती है वो होती है कि अपनी बात को हमको संवैधानिक दायरे में रख करके उसको करना है, मनवाना है। तभी लंबा आंदोलन चलता है, तभी आदमी आमरण अनशन बैठता है, खाना पीना छोड़ के बैठता है, धरना प्रदर्शन देता है, झंडा लेकर के, डंडा लेकर के गलियों में प्रभात फेरी निकलता है, जनसंपर्क करता है, रेल रोकता है, बस रोकता है। इसमें कहाँ कोई हिंसा चाहता है? हाँ, जो अराजक तत्व होते हैं वो समाज में अगर है, उनकी जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, उनकी बात, उन पर नियंत्रण करना शासन का काम है, पुलिस तंत्र का काम है। जी प्रवीण भाई, देखिए बुंदेलखंड से हैं, मुक्ति मोर्चा अपना वहां निर्माण का जो संगठन है काम कर रहे हैं। प्रवीण भाई ने जो है इसमें जुड़ाव किया है और उन्होंने अपना जो है संदेश दिखा, राज्य निर्माण के आर पार की लड़ाई की जरूरत है। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय पूर्वांचल, जय उत्तर प्रदेश, जय हरित प्रदेश, जय मध्यांचल, जय हिंद। जी, पूरे राष्ट्र की समृद्धि तभी संभव है, समग्र विकास, जब राष्ट्र का एक एक कोना, एक एक भाषा, एक एक संस्कृति, एक एक नागरिक अपना पूरा कर्तव्य निभाए, उसको समग्र सुविधा मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले और उसको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले। वंदना जी, फिर आपसे लौटते हैं, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई पूर्वांचल के लोगों के बेरोजगारी की समस्या। अगर हम वास्तविकता में जाएं तो पूर्वांचल में बेरोजगारी की समस्या की जिम्मेदार सीधे तौर पर अभी हमारी सरकारें ही थीं, क्योंकि सरकारों ने वो रोजगार यहाँ पर बड़े कल कारखाने नहीं लगाए जिससे रोजगार मिल सके। पूर्वांचल का नौजवान केवल खेती किसानी और सरकारी नौकरी या छोटे छोटे कारोबारों के यहाँ प्राइवेट नौकरी पर टिका रहा। उस स्थिति में जब महानगरों में दिल्ली, बंबई, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर में रोजगार के अवसर मिले, भले ही वो केवल जो है श्रमिक वर्ग के थे जिसमें खा जी सके, तो वहां लोग भागे और वहां उनका जीवन नरक के समान, नरक से बदतर रहा। हाँ, कुछ लोगों ने तरक्की पाई, लेकिन हम बात जो है लोकतंत्र में सामान्य की करते हैं, व्यक्ति विशेषों की करते हैं। तो वंदना जी, राज निर्माण के आंदोलन में, राज्य के निर्माण में फायदा क्या होगा? बेरोजगारी को दूर करने का कोई
प्रारूप, कोई छोटा रोड मैप या विचार जरूर पीआरजे की टीम ने किया होगा, अध्यक्ष अनुज राही जी ने किया होगा, आप लोगों ने किया होगा। तो उस रोड मैप को बताइए, हम आपसे लगातार बात करेंगे जब आप समय देंगी, क्योंकि जितने मुद्दे हैं, बेरोजगारी का हो, महिला सम्मान का हो, आर्थिक समृद्धि का हो, मिलों के लगने का हो, स्कूल की शिक्षा का हो, पूर्वांचल की लोक भाषाओं के संरक्षण का हो, पूर्वांचल में राजनीतिक नेतृत्व के उभार का हो, हम हर पहलू पर पीआरजे टीम से समझना चाहेंगे कि उसका प्रारूप क्या है, और आपका जो मंतव्य होगा वो चाहेंगे कि हमारे माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो वंदना जी, आप बताइए कि पीआरजे की टीम पूर्वांचल में बेरोजगारी को हल करने के लिए क्या प्रारूप रखती है अपने पास? जी हाँ, मैं आपसे यही कह रही थी, उसी सिलसिले से मैं फिर से शुरू करूंगी कि अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छे इलाज के लिए पूर्वांचली अभिशप्त हैं। अगर वो पूर्वांचल से हैं तो उनको अपना घर द्वार छोड़ना पड़ेगा। जो यहाँ है वो मजबूरी वश ही है, अन्यथा अगर वो थोड़ा भी समर्थ है तो वो पूर्वांचल छोड़ करके अन्य राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं, चाहे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना हो। और जब बच्चे वहां ज्यादा पैसा लगा के अच्छा पढ़ लिए तो फिर वो यहाँ आना नहीं चाहते, वो स्कोप यहाँ नहीं होता है, फिर वो नौकरी भी वही करते हैं। और अगर इलाज की बात आती है तो लोग फिर इलाज के लिए पहले प्रिफर करेंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे कैंसर के इलाज के लिए, बेंगलोर जाएंगे आंख के इलाज के लिए, चेन्नई जाएंगे। उसमें होता क्या है कि हम विपरीत परिस्थितियों में, पूर्वांचल में विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति जो कमाता है उसको रोजगार और इलाज और शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाकर खर्च कर देता है। और ये स्थिति पूरे पूर्वी भारत की है। तो यहाँ जब इतनी संभावनाएं हैं, आज जैसे मोदी जी ने बात की है आत्मनिर्भरता के लिए, जो बेरोजगारी की बात हो रही है, संभावनाएं बहुत है। बनारस की साड़ी और यहाँ के पान, यहाँ के ये कालीन उद्योग, गाजीपुर का वॉल हैंगिंग, अगर आप यहाँ पर भ्रमण करें तो पाएंगे कि हर क्षेत्र का अपना कोई ना कोई हस्तकला उद्योग है, कोई ना कोई पर्यटन है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता की बहुत संभावना है, लेकिन संसाधन तो सरकार ही उपलब्ध कराएगी, तभी व्यक्ति कर पाएगा। जहाँ का कि आधे से ज्यादा जनता मजदूरी कर रही है, तो ऐसे में वो आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे? इसमें सरकार को ही आगे आकर के उन्हें उठाना होगा। और निश्चित रूप से जिसके अंदर इतना जज्बा है कि वो यहाँ से जाके अन्य राज्यों के विकास में सहयोग कर रहा है, तो वो अपने घर में रह करके क्यों नहीं करेगा? आदमी दूसरे राज्य में जा करके जब कमाता है तो पहले तो परिवार बढ़ गया, उसके जिम्मे 2 चूल्हे हो गए, तो खर्चे तो उसके बढ़ गए, बचत तो हुआ नहीं उसका। वो जितना कमाया पूरा खर्च हो गया। अगर मुंबई में एक व्यक्ति कमाता है तो वो एक दिन भी बिना कमाए सो नहीं सकता है, उसे प्रतिदिन कमाना है। लेकिन अगर वो अपने घर में है तो वो अगर 2 दिन भी काम पे नहीं जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो वहां 10,000 रुपए महीने भी कमा रहा है तो उसकी कोई बचत नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने घर में बैठ करके कमा रहा है, उसको रोजगार मिल गया है, तो उसकी बचत बढ़ेगी, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। दूसरी बात, पीएम और सीएम दोनों अभी पूर्वांचल से हैं। और इसको मैं हास्यास्पद कहूं या क्या कहूं कि पहले पूर्वांचल विकास निधि बनी, उसका काम आज तक समझ में नहीं आया। पटेल आयोग बना, उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब एक पूर्वांचल विकास बोर्ड बना, हम इसे झुंझुना ही कहेंगे। कितना हास्यास्पद है कि 2017 के इलेक्शन में भाजपा से ये वादा किया गया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पूर्वांचल विकास बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि ये अति पिछड़ा है। आप मानते हैं कि अति पिछड़ा है, इसलिए आपने विकास बोर्ड बनाया। अध्यक्ष उसके मुख्यमंत्री हैं स्वयं और पूर्वांचल से ही हैं, ऐसा भी नहीं कि पश्चिमी किसी जिले से हो, यहीं से हैं। और अभी तक 8 मंडलों की मीटिंग नहीं हो पाई, 3 साल में केवल 3 मंडल की मीटिंग हुई है। ये उस बोर्ड की कथा है जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो हम क्या उम्मीद करें कि पूर्वांचल का विकास होगा?
अब तो लोगों का, पार्टियों का होमवर्क स्टार्ट हो गया है 2022 के इलेक्शन का। तो क्या हुआ पूर्वांचल विकास बोर्ड का? तो ऐसे में हमें बस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि पूर्वांचल राज्य का गठन कर दें। ये कहीं से बंटवारा नहीं है, ये विकेंद्रीकरण है शक्ति का और जिम्मेदारी का। जैसे घर में दो लड़के जब बड़े हो गए पढ़ लिख करके, तो उनकी जिम्मेदारियां, उनके खर्चे सारे बांटे जाते हैं, उसी तरह जनसंख्या के आधार पर इसे भी अलग कर दिया जाए। दूसरी बात आती है बेरोजगारी दूर कैसे होगी। तो एक तो आत्मनिर्भरता की जगह यहाँ पर अंतर्गत, आत्मनिर्भरता के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कुटीर उद्योग पनपने की संभावना है, जिससे कि व्यक्ति स्वयं भी पैरों पे खड़ा होगा और साथ में 10 और लोगों को भी रोजगार देगा। ये तो अपने एक व्यक्ति के भागीदारी की बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़ी बड़ी यूनिट्स की, आज 6 साल हो गए प्रधानमंत्री को, बनारस का सांसद प्रधानमंत्री है और 6 साल हो गए एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी यहाँ पर। अगर ये एक औद्योगिक शहर ही बना दे, बिजली तो है ही हमारे पास मानव श्रम भी है, आप बस यूनिट लगाइए, वो तो आप ही लगाएंगे, फैक्ट्रीज तो आप ही लगाएंगे, आप वो लगाइए जिससे कि यहाँ के बच्चों को यहीं पर नौकरी मिले। और केवल उन्हें ही नौकरी नहीं मिलेगी, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी तो निश्चित रूप से, अभी मैं उत्तराखंड के बारे में भी इस पे चर्चा करूंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी तो साथ में इंसिलरी यूनिट्स भी लगेंगी, साथ में छोटे छोटे उद्योग भी पनपेंगे और बाजार भी पनपेंगे। जहां एक बड़ी फैक्ट्री होगी, जहां 10,000 लोग काम कर रहे होंगे, तो 10,000 के लिए अच्छा खासा एक बाजार भी डेवलप हो जाएगा। तो हर तरह का रोजगार मिलेगा, चाय नाश्ते का भी रोजगार मिलेगा, कपड़े की दुकान भी चलेगी, जूते चप्पल की भी दुकान चलेगी, रेस्टोरेंट्स चलेंगे, बहुत कुछ होगा, मनोरंजन होगा, कई तरह के रोजगार मिलेंगे लोगों को। और बनारस में तो पर्यटन का ही इतना वो है, इतनी संभावना है कि खाली अगर सिस्टम दे दिया जाए तो केवल पर्यटन के माध्यम से इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि बनारस चमक जाएगा। लेकिन जब इसको दिया जाएगा ये सिस्टम, तब तो होगा। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से तो इस काम को नहीं कर सकता है। और उस परिप्रेक्ष्य में जो कह रही थी मैं कि बड़ी बड़ी यूनिट्स का क्या लाभ होता है, 2000 में उत्तराखंड बना है। कई लोग कहते हैं कि क्या हो गया उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो कि पूर्वांचल में हो जाएगा, तो ये उनका कहना गलत है। वो आसानी से देख सकते हैं कि पूर्वांचल में, अरे उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया है। वो पूर्वांचल मतलब पहाड़ विकास कर गया, वो उत्तरांचल जहां पहाड़ विकास कर गया, 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय है एवरेज। और यूपी की प्रति व्यक्ति आय है 55,000 रुपए। और मैं जानती हूं, मैं श्योर हूं कि अगर पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए, ये तो एवरेज है 55,000, इसको मेंटेन किया होगा उधर गाजियाबाद और नोएडा ने, अगर हम पूर्वांचल को अलग कर दें तो मुझे तो लगता है कि 15 से 20,000 से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय नहीं आएगी। तो जो व्यक्ति अगर वार्षिक उसकी क्या यही इनकम है 15 से 20,000 रुपए, तो वो दाल रोटी की व्यवस्था करेगा या उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी? वो उसी में उलझ करके रह जाएगा। तो फिर यहाँ व्यापार कैसे बढ़ेंगे और किस चीज का उद्योग लगेगा? ऐसे में जरूरी है कि हम आत्मनिर्भरता के तहत उद्योग और रोजगार दे सकते हैं लोगों को, और उसके बाद तो सरकार को ही ये भूमिका निभानी होगी कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाए, जिससे कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों तरह के लोगों को उसमें नौकरी मिले, और फिर उससे लगायत और भी कई सारे उद्योग वहां पर पनप सके और व्यापार पनप सके, और साथ ही ये हब हो जाए पूर्वी भारत का। जी हाँ, आपका ये जो सुझाव है बेरोजगारी को स्थानीय स्तर पर दूर करने का, ये बहुत अच्छा है, समसामयिक है। और गोरखपुर से ले करके आपने एक जिक्र और किया, गोरखपुर, प्रयागराज और बनारस, एक अगर त्रिभुज या देखा जाए, ट्रायंगल देखा जाए, तीनों हमारे आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र हैं। मैंने जिक्र किया कि पूरा बेल्ट कृषि आधारित है। उसी संदर्भ में देखिए प्रवीण पांडे जी ने टिप्पणी किया है, मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक पीड़ित किसान है। किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता, कच्चा माल जहां का हो उनसे निर्मित होने वाले उत्पादों की कंपनियां वही लगनी चाहिए। प्रवीण भाई,
अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना के तहत काम करना शुरू किया है। कुछ ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट्स है और उस पर जांच करना कि क्या वास्तव में ब्यूरोक्रेसी की जो रिपोर्ट्स है, क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना वास्तव में जमीनी स्तर पर कारगर हो रही है या लाल फीताशाही ने कागजी आंकड़ों में उसको कर दिया। वो काम आरटीआई एक्टिविस्ट का, जन आंदोलनों के लोगों का, जन संगठनों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का होता है, पत्रकारों का होता है, वो हम करेंगे। लेकिन मैं फिर पहुंच रहा हूं वंदना जी आपके पास। आपने स्थानीय बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूर्वांचल राज्य का जो है गठन का और उस क्षेत्र में बड़े कल कारखाने लगाने की बात की, वकालत की निश्चित रूप से अब तक लग जाना चाहिए था। यहाँ जो लगी हुई चीनी मिली थी उनको भी सरकारों ने बेच खाया, जो लगी थी उसको चला नहीं पाए, उसको बेच। अब मैं 2-3 प्रश्नों को आपके सामने रखता हूं जिस पर मैं चाहूंगा कि अगली बार हम लोग बात करें, लेकिन दर्शकों के, श्रोताओं के दिमाग में रहे कि हमारे आपके बीच में संवाद का होगा। एक तो पूर्वांचल राज्य बनने में किसानों की बात हुई। अब किसानों में पूर्वांचल में जैसा आपने बताया नौजवान और सब चले जाते हैं लोग बंबई नौकरी करने, तो जो खेती किसानी है पूर्वांचल में वो तो महिलाओं के कंधे पर है। तो पूर्वांचल की जो महिला, उनकी स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में क्या बदलाव आएगा पूर्वांचल राज्य गठन में, हम इस पर भी आपसे अगले संवाद में बात करेंगे। पूरा पूर्वांचल मस्तिष्क ज्वर सहित तमाम संचार रोगों से प्रभावित रहा है। योगी आदित्यनाथ जी संचार रोगों से लड़ने वाले सांसद से मुख्यमंत्री तक का सफर रहा, लेकिन अफसोस की बात यह भी कहनी पड़ेगी कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने अभी साल भर पहले बयान दिया था कि अगस्त में बच्चे तो मरते ही हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले मंत्रियों को छुट्टी करनी चाहिए और देर सवेर उन्होंने किया, उनका बदला गया। तो पूर्वांचल संचार रोगों से लड़ रहा है, बाढ़ की समस्या से लड़ रहा है, कृषक महिला से। इन विषयों पर हम वंदना जी से अगले विमर्श में बात करेंगे। आज मेरा अंतिम एक प्रश्न, उसके बाद जो आपको कहना है, संदेश देना है, वो वंदना जी, इस आंदोलन में एक शिकायत हम लोग के पहले कमेंट में मिली, आपने जवाब दिया कि जन आंदोलन में लोग जुड़े नहीं। आपने कहा नहीं हम जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। संगठन जो जन आंदोलन चलाते हैं उनको दिल बड़ा करना पड़ता है। अगर किसी ने अपनी बात रखी, आपसे शिकायत की कि आप लोगों को जोड़ नहीं पाए, तो आपने जोड़ा है सारे लोगों ने, लेकिन एक हमको कहना, ठीक है आपने कहा कि हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आप उनको जवाब दीजिएगा वहां पर, और यहां भी कहिए कि आप आइए, जोड़ने के तरीके बताइए, और पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन में आप खुद जुड़ करके लोगों को जोड़ने के लिए काम करिए। एक साथी को अगर पूर्वांचल के व्यक्ति को लगता है कि हम जोड़ नहीं पा रहे हैं जन आंदोलन से जनता को, तो उनको बुलाइए, उनको प्रेरित करिए, उनसे अनुरोध करिए कि आप आइए, हम नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप जोड़ने का एक रास्ता बताइए। जोड़ने की प्रक्रिया में हम आपके पीछे करने को तैयार हैं। ये आंदोलन सबका है और उनको भी सलाह देनी चाहिए। टिप्पणियों के बाद, विमर्श के बाद अपना योगदान दीजिए। वंदना जी, इसी बात को मेरी कि जोड़ने की प्रक्रिया में उनसे बात क्या करना है, और एक संदेश आंदोलन के लोगों को जनता से जुड़ने के लिए। और आपसे, वंदना जी से साथियों, हम लोग बहुत जल्दी आपका समय लेकर के फिर वार्ता करेंगे उन बिंदुओं पर, स्वास्थ्य पर, महिला किसानों पर और पर्यटन पर, आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन से कैसे रोजगार बढ़ेगा। बहुत बहुत संभावना है उसमें। और मैं तो यही कहूंगी, एक 2 लाइन के माध्यम से कहूंगी कि क्यों जमीन पर बैठकर यूं आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर यूं आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अब आप जब खुद स्वयं पंख खोल करके उड़ करके आइए और आंदोलन से जुड़ जाइए, क्योंकि ये वो वसीयत होगी, पूर्वांचल राज्य का गठन वो वसीयत होगी कि आने वाली पीढ़ियां आपकी ऋणी होंगी। और रही बात आंदोलन में आक्रामक होने की वजह से और अपने को सेफ जोन में रखने की वजह से अगर लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आंदोलन आक्रामक रूप से ही होता है। आंदोलन के कई तरीके होते हैं, प्रचार प्रसार भी होता है,
साथ में लोगों से मिलना जुलना, लोगों को जोड़ना, लोगों के विचार लेना, लोगों को बताना कि पूर्वांचल राज्य क्यों आवश्यक है और कैसे इसका लाभ मिलेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हिंदुस्तान का धान का कटोरा चंदौली हमारे पूर्वांचल में है, राइस बाउल कहा जाने वाला, लेकिन वहां आपको एक भी किसान पंजाब के किसान के टक्कर का नहीं मिलेगा। तो ये किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है कि ये केवल किसानों की लड़ाई है, शिक्षकों की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है या डॉक्टर्स की लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। सब अपने अपने सामर्थ्य और अपने अपने भागीदारी के हिसाब से इसमें भाग लें, सबको जागरूक करें और ये बताएं कि जन आंदोलन से ही राज्य गठन होता है और इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस समय सीएम और पीएम दोनों पूर्वांचल से हैं। जी बहुत बढ़िया वंदना जी, हम आपसे बात करके फिर आपसे जोड़ेंगे उन 3 बिंदुओं पर, उसके अलावा जो समसामयिक बिंदु उन पर जोड़ेंगे। प्रवीण भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन के नेता, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव से संवाद को आपने पूरा सुना। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के आप नेता हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही एकता, यही एक रूपता उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन और उत्तर प्रदेश में जो नागरिक सुविधाओं का विभिन्न क्षेत्रों में अकाल पड़ा है उसको खत्म करेगी। छोटे राज्यों का गठन होगा, समग्र विकास होगा, स्थानीय बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और लोगों को अपने जो नागरिक अधिकार हैं संवैधानिक वो मिलेंगे। हम जल्दी फिर मिलेंगे साथियों। वंदना रघुवंशी जी पीआरजे की टीम के साथ, पीआरजे इस संवाद में जिनको भेजेगा, वंदना जी को भेजेगा, अनुज राही जी जब उचित समझेंगे आएंगे, उनके प्रवक्ता राजेश पांडे विजेता जी आएंगे, जो भी आएंगे, लेकिन सार्वजनिक पटल पर लेडीज फर्स्ट होती हैं, स्त्री भी प्रथम होती हैं और जितनी भी वार्ता होगी मैं चाहूंगा पीआरजे की टीम से कि आधी वार्ता में कम से कम महिला प्रतिनिधित्व मिले। उसके लिए वंदना जी हमेशा सादर आमंत्रित रहेंगी। तो इसी के बाद वंदना जी तैयारी रखिए, हम फिर मिलेंगे आपसे जी। शुभ संध्या। जय पूर्वांचल, जय हिंद, जय बुंदेलखंड, जय हरित प्रदेश, जय मध्यांचल, जय हिंद।